हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज ये वीडियो में आपके जनवरी 2025 के अंदर जो आपके स्टेटरी अपडेट आए हैं उन स्टेटरी अपडेट को आज क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। हालांकि काफी कुछ स्टेटरी अपडेट तो अपन ने क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, फिर भी आपके ये स्टेटरी अपडेट जनवरी 2025 के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, जिनको आज अपन क्लास में यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो स्टेटरी अपडेट हैं, ये जो आपके हैं, इन स्टेटरी अपडेट के लिए अपन बात करें, रिलेवेंट है जो भी आपके सर्कुलर नोटिशन इशू किए गए हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 एंड नोटिशन एंड सर्कुलर इशू अप टू 30 अप्रैल 2023 तो है ही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी 2025, ये जो आपका एग्जाम है जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए आपके ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये आपके रिलेवेंट है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, फॉर द रिलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सिग्निफिकेंट नोटिशन सर्कुलर इशू बिटवीन कब से कब तक हुए हैं? 1 मई 2023 टू 30 जून 2024। 1 मई 2023 से लेकर 30 जून 2024, which are also relevant for the January 2025 examination। यानी जो आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए क्या हो जाएगा? रिलेवेंट आपके हो जाएगा। तो आज जो अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इन्हीं एग्जामिन की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटरी अपडेट आया है आपके यहां पर सैलरी एड में। तो जो आपका स्टडी मटेरियल है ना स्टूडेंट, जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर प्रोविजन पुराना था, वो मैंने आपको स्टेटरी अपडेट करके ऑलरेडी आपको क्लास में जो कराया है वो अपडेटेड ही कराया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि काफी बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है, सर यहां पर हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। तो बेटा ये सारा स्टेटरी अपडेट के साथ ही मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। बाकी की कोई और पुराना स्टूडेंट है तो मैं अभी उसका भी अपडेशन आपको बता दूंगा कि जो आपके अपडेट आया है वो पूरा का पूरा आपको नोट भी करा दूंगा। तो ये आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर जब हम वैल्यूएशन कर रहे थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन करने के लिए अपडेट है। कैसे अपन अपडेट करेंगे, किस तरह से वैल्यूएशन करेंगे, उस चीज के लिए है। तो मैंने आपको ध्यानों का करेक्शन करा करा के आपको बताया था कि ये अब आपकी रेट चेंज हो गई है, तो वो अपडेट यहां पर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रॉफिट के अंदर कुछ अपडेट है, सिंपल सा अपडेट है। 35 एडी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट तक फाइल करनी होती है, जो कि क्या होती है? रिटर्न फाइल करने की डेट से 1 महीने पहले। तो वो 30 सितंबर तक की करेगा इसमें। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जरूर अमेंडमेंट है 1010 डी का। कुछ पार्ट तो अपन पढ़ चुके हैं और कुछ पार्ट यहां पर आपके स्टेटरी अपडेट में आया है, तो इसको काफी डिटेल से पढ़ना है क्योंकि ये अपडेट काफी बड़ा आपके अपडेट है। तो ये अपन यहां पर मेनली इस पे फोकस करेंगे, बाकी का तो अपन ने क्लास में सारा अच्छे से पढ़ रखा है। एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग सिंपल सा अपडेट है, क्लास में करा हुआ है। टीसीएस के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो अपन ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं अभी क्लास के साथ साथ यहाँ पे भी आपको डिस्कस करा दूंगा। और प्रोविजन ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट में एक छोटा सा अपडेट आया है, तो ये भी अपन क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए मेनली जो है 1010 डी का स्टेटरी अपडेट है। बाकी का फिर भी मैं एक बार सारा आपको गो थ्रू कर लेता हूं, सारा का सारा अपडेट आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन स्टूडेंट मैंने हालांकि क्लास में आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो इसलिए मैं यहां पर आपको एक बार अपडेटेड के साथ बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का हमें वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो मैंने एक तो आपको बताया था स्टूडेंट, अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करने के लिए एक तो होता है अकोमोडेशन का वैल्यूएशन, एक होता है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। चीज एक ही है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बोलो या फिर अकोमोडेशन बोलो, बात एक ही है। फिर अपन बात करें यहां पर फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब है सुसज्जित घर, एक तरह से सुसज्जित घर, जो कि वैल्यूएशन वहीं से उठाते हैं। तो जो चेंज आया है यहां पर थोड़ा सा है
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वापस आपके टैक्सेबल वही होगा, टैक्सेबल एज पर दी गवर्नमेंट रूल। यानी टैक्सेबल कैसे होगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही टैक्सेबल होगा। तो जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वही रहेगा, टैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट रूल। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपके चार्जेबल या फिर आपके टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल एज पर दी गवर्नमेंट रूल। क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं अदर एम्प्लॉय के लिए। यहां चेंजेज है, भर भर के चेंजेज है यहां पे। तो ये आपको बताता है कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का होता है या फिर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर किराए पर लेकर फिर आपको देता है। यदि स्टूडेंट ये अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का होता है तो यहां पर आपके टैक्सेबल करेंगे पॉपुलेशन के बिहाफ पर। फिर ये आपके टैक्सेबल करते हैं पॉपुलेशन के बिहाफ पे, अपन को ध्यान होगा। तो यहां लिमिट में चेंजेस है हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे पास स्टडी किए हैं उनको मैंने सबको स्टडी मटेरियल में ही अपडेट करा दिया था जैसे करेक्शन आया था, और अपडेट के साथ कराया था कि अप टू 15 लाख यदि पॉपुलेशन है तो टैक्सेबल वैल्यू होगा 5% ऑफ द सैलरी, 5% ऑफ द सैलरी। फिर इसके बाद मैंने बताया था स्टूडेंट 15 लाख टू 40 लाख है, 15 लाख टू 40 लाख है जहां पर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां की वैल्यूशन आएगी 7.5% ऑफ द सैलरी। यानी सैलरी का 7.5% ऑफ द सैलरी आपके टैक्सेबल होगा। एंड अबव है तो 10% ऑफ द सैलरी, ये हमें यहां पर लेना होगा। सैलरी का जो मीनिंग होगा, डेफिनेशन जो दी गई है, तो सैलरी का मीनिंग या डेफिनेशन की मैं बात करता हूं, सैलरी इक्वल टू ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट, ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट डी विच इज पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। इवन मैंने कहा कि यदि आपके पास पॉपुलेशन का कोई पता नहीं है, क्योंकि अपने मैंने कहा जीके का तो एग्जाम आएगा नहीं, पेपर जीके का तो पेपर आएगा नहीं ना, तो अपन को ये नहीं पता कि कहां की पॉपुलेशन क्या है। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको क्या करना होगा, यदि क्वेश्चन में पॉपुलेशन के बारे में हमें नहीं पता या नहीं बताता तो डिफॉल्ट हमें मानना है 10% ऑफ द सैलरी। और ये आप नोट डालिया ना कि वी आर अज्यूमिंग दैट जहां पर यह अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वहां की पॉपुलेशन 40 लाख से अबव है, तो वो वहां पर पॉपुलेशन आपकी 40 लाख से अबव है, ये आपको नोट वहां पर देना होगा। क्लियर है। तो अप टू 15 लाख 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख टू 40 लाख है 7.5% ऑफ द सैलरी, अबव 40 लाख 10% ऑफ द सैलरी, ये इस केस में आपके बता रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अकोमोडेशन टेकन ऑन हायर, किराए पर लेके दिया गया है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट वहां पर हमें लेना होगा हायर चार्जेज, हायर चार्जेज और 10% ऑफ द सैलरी, और 10% ऑफ द सैलरी whichever is lower, whichever is lower, यानी जो किराया वो पे कर रहा है वो, एंड देन 10% ऑफ द सैलरी whichever is lower आपको लेना होगा। फर्निश्ड अकोमोडेशन में अकोमोडेशन का वैल्यूएशन तो इधर से आ जाएगा, और फर्नीचर का वैल्यूएशन जैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है वैसे ही आपके रहेगा। फर्नीचर एम्प्लॉयर खुद का है तो 10% ऑन कॉस्ट, या फिर किराए पे लेके आपको देता है, तो जो भी हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस फर्नीचर के लिए तो वो हमें लेना होगा। तो 10% ऑफ द कॉस्ट या फिर हायर चार्ज, वो इसमें अपन और ऐड कर देंगे तो बन जाता है फर्निश्ड अकोमोडेशन। अदरवाइज जो चेंज हुआ है वो यहां पर चेंजेस जो मैंने आपको पूरा का पूरा लिख दिया, वापस समझ लो। यदि अकोमोडेशन एम्प्लॉय खुद का है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से टैक्सेबल होगा। पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है 5% ऑफ द सैलरी, 15 लाख टू 40 लाख है 7.5% of the salary, and above 40 lakh स्टूडेंट 10% of the salary, ये हमें कंसिडर करना होगा। यदि ये आपने किराए पे लेकर फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दिया है, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयर के खुद के पास नहीं है, तो ऐसे केस में हायर चार्जेस और 10% ऑफ द सैलरी हमें इसमें कंसिडर करना होगा। तो ये चीज आप इसमें बता रहे, तो एक बार गो थ्रू हो लो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। क्लियर है स्टूडेंट। ये मैंने उसी हिसाब से इसको बना रखा है, तो पूरा का पूरा क्रक्स आपके सामने लिख दिया है, पूरा का पूरा आप इसी से आप वर्किंग करना है।
ये पीडीएफ आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी, वीएसआई के चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ साथ ही साथ आपके वीएसएल के चैनल पे मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो अपडेट है उसी के साथ आप कह रहे हैं। इसके बाद जो ये इन्होंने दिया गया, यदि आपका एम्प्लॉयर आपको ये अकोमोडेशन होटल्स में देता है, तो मैंने वहां पर बताया था कि यदि आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन होटल्स में दे रहा है तो हायर चार्जेस और 24% ऑफ द सैलरी, तो हायर चार्जेस और 24% ऑफ द सैलरी विच इज हायर, अपन को लेके चलते हैं। यदि आपका एम्प्लॉयर एक से ज्यादा यदि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, यदि आपका एम्प्लॉयर आपको एक से ज्यादा अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपका ट्रांसफर का केस था, तो मैंने आपको बताया था कि जयपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, तो एक अकोमोडेशन तो एम्प्लॉय को दिल्ली में दिया हुआ है और एक अकोमोडेशन की वाइफ और छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो लेके बैठे हुए थे, तो उनको दिया गया है। तो ऐसे केस के अंदर फर्स्ट 90 डेज पहले 90 दिन तक, फर्स्ट 90 डेज पहले 90 दिन तक केवल एक ही अकोमोडेशन टैक्सेबल होगा जिसका भी वैल्यूएशन कम आ रहा है। यानी अपन को दोनों अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करना है और दोनों अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करने के बाद जिसका भी वैल्यूएशन कम आ रहा है फर्स्ट 90 डेज वही टैक्सेबल होगा। आफ्टर दैट बोथ अकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, यानी दोनों के दोनों अकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएंगे और वो आपके टैक्सेबल होंगे नॉर्मल प्रोविजन के साथ। तो फिर उसके बाद दोनों के दोनों अकोमोडेशन आपके टैक्सेबल होंगे एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। इसके बाद आता है परक्यूजिट्स का वैल्यूएशन। तो यहां पर मैं बात करूं परक्यूजिट्स की वैल्यूएशन, यदि अगले साल दिया जा रहा है तो उसमें इंडेक्सेशन का बात दिया गया है जो कि आपके भी काम का नहीं है, वो अगले साल के लिए होगा कि यदि आपके वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स, मैं बात कर रहा हूं अगले नेक्स्ट ईयर के लिए वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर अभी आपके आएगा नहीं, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अपनी कैपिटल गेन में हम इंडेक्स लगा के वैल्यूएशन इंक्रीज करते हैं ना, वैसे इस पे इंडेक्स लगाना है। तो वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर, जो भी फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या है, जिस साल ये अकोमोडेशन आपको फर्स्ट टाइम दिया था, उस साल के इंडेक्स से इसे डिवाइड कर देना, उस साल के इंडेक्स से डिवाइड कर देना और नेक्स्ट ईयर के इंडेक्स जिस साल के आप वैल्यूएशन कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स फॉर द फर्स्ट प्रीवियस जिस साल अकोमोडेशन दिया गया वहां से तो डिवाइड करना। तो ये कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ द फर्स्ट प्रीवियस से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय उस साल के इंडेक्स से कर दीजिएगा जिस साल आप इसका वैल्यूएशन कर रहे हो। तो ये एक बार आप देख लो, तो आपको अभी परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके लिए तो जो इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट यही है जो कि आपको मैंने पूरा का पूरा बना दिया है आपके एग्जाम के लिए। बाकी का फिर भी मैंने समझा दिया कि आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके काम का होगा। फिर भी देख लीजिएगा एक बार आप। अब आते हैं अपन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट में क्या है, छोटा सा अमेंडमेंट है। अपन ने पढ़ा था 35D। 35D के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रिमिलरी एक्सपेंसेस यानी एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बिफोर कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस, उनको अपन बोलते हैं प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, और उनका हमें डिडक्शन लेते थे अमोटाइज करते हुए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप उनका डिडक्शन क्लेम करते थे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। यहां पर भी वही है, बस सिंपल छोटा सा अपडेट दिया गया है कि इसका बेनिफिट लेना है तो आपको इसका रिटर्न आपको ड्यू डेट पे फाइल कर रहे हो तो ऑडिट रिपोर्ट भी ड्यू डेट पे फाइल करनी होगी, जो कि ड्यू डेट होगी बिफोर 1 मंथ। आपके जो भी रिटर्न फाइल करने की डेट है उससे 1 महीने पहले, यानी आपका रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है 31 अक्टूबर 2024। तो स्टूडेंट उससे जस्ट 1 महीने पहले ड्यू डेट ऑफ आरओई 139(1) के अंदर आप क्या गई 1 मंथ प्रायर 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 ये इस केस में आपके ड्यू डेट्स बता रहा है। तो 1 महीने पहले 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम as specified under section 139(1), as specified
अंडर सेक्शन 139(1). ये इस केस में आपके बता रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके स्टैट्यूटरी अपडेट है। तो सिंपल सा है, हालांकि मैंने क्लास में फिर भी डिस्कस किया था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहां पर रिटर्न आपको ड्यू डेट पे फाइल करनी होती है, और ड्यू डेट क्या होती है, जो भी रिटर्न फाइल करने की डेट है उससे एक महीने पहले, तो 31 अक्टूबर 2024 आपका ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का। तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है? 30 सितंबर 2024, जो कि ड्यूली साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइंड रिपोर्ट आपको देनी होगी। ठीक है ना? मेनली जो चेंज आया वो ये है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 1010D, जो कि मैंने कहा आपको स्टडी करना है, आपके लिए नया टॉपिक हो गया, जो कि आपके लिए क्या है, स्टडी करना है स्टूडेंट, और आपके लिए क्या हो गया, न्यू टॉपिक हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं 1010D, इसको समझिएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है 1010D के बारे में, पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा समझो। मैंने अपन ने पढ़ा था एटीसी, एटीसी याद है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIP या LIC बात करता हूं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर मैंने बताया था कि यहां पर आपको ये डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिल जाती है, एटीसी के अंदर किस तरह से मिलती है। तो वहां पर मैंने कहा कि यदि अपन पॉलिसी कब ले रहे हैं, पॉलिसी टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012, बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो वहां पर आपको जितना भी प्रीमियम पे करे वो अमाउंट, लेकिन वो 20% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। 20% ऑफ एक्चुअल इंश्योर्ड सम से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा 1 लाख की आपके इंश्योर्ड सम है, तो उसका 20% यानी 20,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। याद है? क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं, यदि पॉलिसी मैंने ली है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 एंड ऑनवर्ड, तो वहां आपके 10% ऑफ द इंश्योर्ड सम तक का ही अमाउंट आपके क्या होता था, अलाउड होता था। इसके बाद 1 अप्रैल 2013 एंड ऑनवर्ड आपने यदि कोई पॉलिसी ली गई, किसके लिए, एटीयू में डिसेबल पर्सन के लिए, यानी डिसेबल पर्सन या हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए ली गई है, जो कि आपके एटीयू के अंदर, आपके दिखाई दे रही है, यानी डिसेबल पर्सन के लिए ली गई है, जो कि आपके एटीयू के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है, उस पर्सन के लिए ये पॉलिसी ली गई है। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट वहां पर आपको उसका डिडक्शन मिल जाता था 15% ऑफ द इंश्योर्ड सम। तो अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि ये तो इंश्योर्ड सम पे ले रहे हो, लेकिन जब आपके मैच्योरिटी पे जब बोनस सम मिलता था, मैच्योरिटी याद करो, मैच्योरिटी पे बोनस सम मिलता था, तो मैंने साइड में लिखवा रखा था कि 10D में पूरा अमाउंट एग्जाम हो जाएगा, यानी 10D में वो अमाउंट पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा इफ प्रीमियम पेड विद इन द लिमिट। यदि प्रीमियम आपने लिमिट के अंदर पे किया है, तो जितना भी अमाउंट आपके मिल रहा है वो अमाउंट स्टूडेंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2023 से 1010D की एग्जाम्पशंस में एक और रेस्ट्रिक्शन डाल दी, एक रेस्ट्रिक्शन और डाल दी। वो क्या डाली है कि जब आप यहां पर प्रीमियम पे कर रहे हो, तो ये प्रीमियम का अमाउंट यदि 5 लाख तक का है, तो एग्रीगेट प्रीमियम का अमाउंट या एग्रीगेट प्रीमियम का अमाउंट अप टू 5 लाख तक है ना, तो एग्जम्प्ट है। लेकिन 5 लाख से यदि स्टूडेंट ऊपर चला गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही चीज उन्होंने दी गई है यहां पर। अपडेट क्या दिया गया, पहले तो यदि आपने प्रीमियम लिमिट में पे कर रखा है तो एग्जम्पशन है, तो वो तो है ही है। लिमिट से बाहर गया, प्रीमियम आप पे करे हो बियॉन्ड द लिमिट, तो टैक्सेबल है, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 1010D में उठा के ज्यादा अमाउंट आपके जो एग्जाम्प्ट हो रहा था वो टैक्सेबल कर देना। यदि प्रीमियम 10%, 15% या 20% से एक्सेस पे कर रखा है, तो पूरा का अमाउंट टैक्सेबल है, पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, इससे आगे बढ़ के मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट उन्होंने कहा गया कि यदि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम 5 लाख से एक्सेस हो गया, तो जो अमाउंट की पॉलिसी का एक्सेस जा रहा है वो अमाउंट आपको टैक्सेबल करना है। तो उसके यहां पर ग्रुप बना रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं कि किस तरह से आप एग्जाम्पशन होगा। तो उससे पहले ये समझिएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन यूलिप। यूलिप क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, इसको बोलते हैं यूलिप। इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस आपके इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं यूलिप। तो प्रीमियम डज नॉट एक्सीडिंग द 10% ऑफ द इंश्योर्ड सम। तो आपके 1 अप्रैल 2012 के बाद है, क्योंकि ये तो आया ही प्रोविजन क्या है 23 में, तो 1 अप्रैल
12 फर्स्ट अप्रैल 2012 के बाद है, तो आपकी लिमिट जो लगेगी है वो देखिए 10%। ये तो आपको समझ में आ गया। तो प्रीमियम डज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द इंश्योर्ड सम, तो प्रीमियम 10% या उससे कम है ऑफ द इंश्योर्ड सम। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एग्जाम्पशन मिल जाएगी 10(10)(d) के साथ। इसमें कहता है यदि सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, यदि सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट 5 लाख या उससे कम है, 5 लाख या स्टूडेंट उससे कम है, तो अमाउंट रहेगा एग्जम्प्ट। लेकिन मल्टीपल पॉलिसी है तो उनका हमें एग्रीगेट करना है, सबका एग्रीगेट करके देखो, यदि उन पॉलिसी का एग्रीगेट वैल्यू 5 लाख या उससे कम है तो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन 5 लाख से जिस पॉलिसी का वैल्यू ज्यादा चला गया तो फिर स्टूडेंट आपको टैक्स देना, फिर तो आपको टैक्सेबल करना होगा मैच्योरिटी अमाउंट। तो यही कहा, लेकिन डेथ में मिलता है तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, यदि डेथ के दौरान मिल रहा है तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। इन केस डेथ ऑफ द पर्सन सम रिसीव्ड फ्रॉम LIP फुल्ली एग्जाम्प्ट 10(10)(d), तो आपके पूरा का पूरा अमाउंट क्या जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10(10)(d) इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम। फिर तो आपके इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम पूरा अमाउंट आपके एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चाहे आपने 10% से ज्यादा भी प्रीमियम पे कर रखा है ना तो भी एग्जाम्प्ट है यदि डेथ के दौरान मिलता है। तो ये आपका प्रोविजन था जिसके कि उन्होंने पीछे एग्जाम्पल बना के दे रखे हैं। उन एग्जाम्पल को मैं अभी क्लास में आपके डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि जो स्टैट्यूटरी अपडेट आया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लो, फिर मैं एग्जाम्पल पे आपको स्टार्ट करता हूं, है ना। तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे। मैं आपको एग्जाम्पल ही बना बना के बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, LIP A, डेट ऑफ इशू, कब हुआ है इशू, बिफोर 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 की पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिट नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल 2012 से पहले है तो 20%, 1 अप्रैल 2012 के बाद तो 10%, लेकिन वहां लिमिट नहीं है 5 लाख की। तो आपको चेक करना है इंश्योर्ड सम कितना है, 6 लाख। आपका इंश्योर्ड सम कितना रहा स्टूडेंट, 6 लाख। एनुअल प्रीमियम कितना आ गया, 10%, 10% आ गया 6 लाख। तो यहां पर सम इंश्योर्ड 60 लाख का है, तो 10% प्रीमियम कितना होगा, 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट वहां पर कब से आई है, 1 अप्रैल 2023 से। पॉलिसी कब ली गई है, 1 अप्रैल 2013, तो 1 अप्रैल 2013 से पहले की पॉलिसी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और लिमिट में आपने प्रीमियम पे कराया है कितना, 10%, 10% ही लगेगी। 1 अप्रैल 2012 के बाद है तो 1 अप्रैल 2013 है, पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। यानी ये 70 लाख का जो अमाउंट मिल रहा है इसमें कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ही अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट होगा। तो इसने कह रखा है द SC डिड नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन अंडर अदर एलिजिबल LIP और इन द प्रेसिडिंग ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। तो अपन बात करते हैं, इसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन 10(10)(d), द कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम A would be exempt under section 10(10)(d) in the assessment year 24-25 since the annual premium does not exceeding the 10%, जो कि एनुअल प्रीमियम किससे ज्यादा नहीं है, 10% से ज्यादा नहीं है, exempt है। और the actual capital sum assured, moreover as the policy has been issued before 1 April 2013, limit of ₹5 lakh of the amount premium payable is not applicable since it is not an eligible ULIP। तो यहां पर आपके 10% ही देखना है, वो 1 अप्रैल 2013, 23, ये 13 है तो 23 से पहले की पॉलिसी है, तो इस पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी 5 लाख की। तो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कुछ अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। तो LIP वुड बी एग्जेम्प्ट, पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक ओके। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, डेट ऑफ इश्यू 1 अप्रैल 2023, यानी आपके प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी आ गई, स्टैट्यूटरी अपडेट की एप्लीकेबिलिटी आ चुकी है, वहां पर अपन बात करते हैं। तो एनुअल प्रीमियम
5 लाख, सम अश्योर्ड 50 lakhs। तो 5 लाख तक है तो जो भी अमाउंट मिलेगा तो भी एग्जम्प्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख है, पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है। और देखो सम एश्योर्ड कितना है 50 लाख, 50 लाख का 10% बात करूं तो कितना होगा 5 लाख, तो पूरा अमाउंट क्या जाएगा एग्जम्प्ट जाएगा, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या जाएगा स्टूडेंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 50 लाख का 10% 5 लाख है, और लिमिट भी प्रीमियम भी लिमिट के अंदर दिया गया है, तो ये पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है 52 लाख, अगेन फुली एग्जम्प्ट है। So the SC did not receive any consideration under any other eligible LIP in the earlier previous proceeding, the previous year 23-24। तो ऐसे केस में भी ये अमाउंट क्या होगा would be exempt under section 1010D। तो जितना भी अमाउंट आ रहा है वो स्टूडेंट 1010D में फुल्ली क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023, यानी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 से है, 1 अप्रैल 2023 से अपन बात करें। एनुअल प्रीमियम है 6 लाख, सम अश्योर्ड है 60, तो 60 लाख का 10% कितना हुआ 10% के अंदर अंदर, 10% के अंदर अंदर। लेकिन अब स्टूडेंट लोचा हो गया, क्या हो गया 1 अप्रैल 2023 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, ये जो अमाउंट आपका आ रहा है ना ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि 5 लाख से ऊपर निकल गया, ये 5 लाख को क्रॉस कर गया। मैंने कहा 5 लाख तक का अमाउंट होगा प्रीमियम का तो आपके बोनस सम मैच्योरिटी सम एग्जम्प्ट है, लेकिन 5 लाख को आप क्रॉस कर रहे हो तो स्टूडेंट फिर आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो नाउ 70 lakh in received, the consideration received as on 1st November 2023 को जब ये पैसा मिलेगा on maturity now taxable, तो उस पे 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये उन्होंने कहा। The consideration received would not be exempt under section 1010D in the assessment year 34-35 since the annual premium payable on the eligible LIP एक्सीडिंग ₹5 लाख, कि जैसे ये 5 लाख से ऊपर चला गया स्टूडेंट ये अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। तो जैसे आपका लिमिट क्रॉस कर गई तो स्टूडेंट ये अमाउंट आपके क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है ना, ये देखो 6 लाख है जिसका एक्सीडिंग द 5 लाख, अपन को चाहिए 5 लाख तक का ही अमाउंट। सिंगल प्रीमियम की बात करें 5 लाख है उससे कम है तो एग्जम्प्ट है, 5 लाख से ऊपर गया टैक्सेबल। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि वेयर द एससी हैज रिसीव कंसिडरेशन ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस अंडर द मोर देन 1 एलिजिबल LIP। मैंने कहा कि मोर देन 1 है तो एग्रीगेट भी 5 लाख होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अमाउंट भी 5 लाख के अंदर ही होना चाहिए तो ये कंसिडर होगा, 5 लाख से ज्यादा तो कंसिडर नहीं होगा। तो अपन देखो अब आगे समझते हैं यहां पर एग्जांपल 4, डेट ऑफ इशू, दो पॉलिसी ए एंड बी, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023 एंड 1 अप्रैल 2023, क्लियर है। एनुअल प्रीमियम है 30 लाख का 10% देखो कितना हुआ 3 लाख, ओके। 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 30 लाख का 10% 3 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख। लेकिन एग्रीगेट करके देख रहा हूं तो कितना आ रहा है 5 लाख, एग्रीगेट करके देखो 3 + 2 = 5, तो दिस द 5 लाख, अगेन दिस द लिमिट के अंदर है, विद इन द लिमिट, दिस द अगेन विद इन द लिमिट या फिर कवर्ड अंडर द लिमिट, तो स्टूडेंट कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, अगेन एंटायर अमाउंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। तो अगेन ये 1010D में आपके एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी अमाउंट आपके टैक्सेबल नहीं होगा, A and B would be exempt under section 1010D, ये इस केस में आपके बता रहा है। तो ये पूरा पूरा अमाउंट क्या जाएगा स्टूडेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये इस केस में आपके बता रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, LIP है A और B, कब इशू हुई है दोनों के दोनों बाद में 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। एनुअल प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं 450 550, तो देखो सम एश्योर्ड
45 लाख का 10%, 45 लाख का 10%, 4,50,000 अगेन, 55 लाख का 10%, 5,50,000, 5,50,000। क्लियर है? तो कंसिडरेशन रिसीव ऑन 1st ऑफ नवंबर 2023 ऑन दी मैच्योरिटी, ऑन दी मैच्योरिटी। तो देखो ये लिमिट के अंदर है, ये लिमिट में है, लेकिन एग्रीगेट कर रहा हूं तो कितना हो रहा है? दिस अ वेरी बिग अमाउंट, 5 लाख से बहुत ऊपर जा रहा है, 450 एंड 550 पूरा का पूरा बिग अमाउंट है, यानी 11 लाख हो रहा है, नहीं 10 लाख हो रहा है, 10 लाख, लेकिन 5 लाख तक तो एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो अपन इसमें इस तरह से प्लान करेंगे, अपन इस तरह से प्लान करेंगे जिससे कि आपको मोर बेनिफिशियल हो सके, ये बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो देखो मैं इसके अंदर क्या प्लान करूं, मैं स्टूडेंट प्लान करूं, यहां पर समझना, इस 450 को 5 लाख के अंदर रखता हूं, 5 लाख के अंदर एग्जाम्पशन दे दो, ये 5 लाख से वैसे ही ज्यादा है तो इसको टैक्सेबल कर दो। तो यानी फर्स्ट जो थिंग मैं बात कर रहा हूं, LIP ए फुल्ली एग्जाम्प्ट है, मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा 1 नवंबर 2023 को 52 लाख एग्जाम्प्ट होगा, 52 लाख एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन इसके बाद जो ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 550, इट इज टैक्सेबल, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई थिंक दिस आर टोटली क्लियर, क्योंकि अपने पास एग्रीगेट करके देखना है, तो एग्रीगेट कर रहा हूं 10 लाख हो रहा है, लेकिन नहीं देखना। अब इनको दोनों को अलग अलग देखो तो मैं कहूं कि भाई एक को तो एग्जाम्प्ट कर दो, ये 5 लाख के अंदर है और ये 5 लाख के ऊपर है, तो इसको टैक्सेबल कर जाता हूं। तो ये हमारे इस केस में क्राइटेरिया आपके बता रहा है, तो ये इस केस में आपके क्राइटेरिया बता रहा है। क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 है LIP ABC ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखो अपन बात करें डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, तीनों डेट क्या है बाद की है, कोई दिक्कत नहीं। एनुअल प्रीमियम प्राइस तो लिमिट में देखो 10 लाख है, 10% हुआ 1 लाख, 35 लाख है 10% 350, 60 लाख का 10% 6 लाख। तो अब इस केस के अंदर एनुअल प्रीमियम मैं बात कर रहा हूं कितना हो जाएगा, तो 1 लाख प्लस 350 कितना हो गया, यहां पर आपके 450, 5 लाख के अंदर है एग्जाम्प्ट है, ये 6 लाख है 5 लाख से ज्यादा, तो इसको तो भैया टैक्सेबल कर दो, इसको टैक्सेबल कर दो। और ये 1 लाख और 350 एग्रीगेट करके देख रहा हूं तो भी 450, एग्रीगेट भी 450 हो रहा है, तो ये एग्जाम्प्ट, ये एग्जाम्प्ट। तो मैच्योरिटी पे 1 नवंबर 2033 को मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है 12 लाख और 40 लाख एग्जाम्प्ट रहेगा। और C LIPC इज द टैक्सेबल, इसको टैक्सेबल कर दो। और इस केस में A और B फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, A और B आपके फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा। आगे समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी। 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023, 1 लाख प्लस 350 दोनों को मिला के देख रहा हूं 450, और इधर आ गया 6 लाख। तो ऐसे केस के अंदर ये हो जाएगा यहां पर आपके, तो इसको टैक्सेबल कर दो 5 लाख से ऊपर है, और ये एग्रीगेट अमाउंट विद इन द लिमिट हो गया। करेक्ट। आगे लिखो एग्जाम्पल 7। यहां इंटरेस्टिंग है, एक पॉलिसी तो पहले की इश्यू है 1 अप्रैल 2023 से, बाकी की पॉलिसी कब है, बाद की है, ABC बाद की है, ABC बाद की पॉलिसी। LIP है XABC, ये इस केस में आपके आ रही है, XABC इस केस में।
डेट ऑफ इश्यू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। ये है 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, यानी ये तो तीनों बाद की हैं, बाद की हैं। तो ये बाद की हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपन बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये पॉलिसी सारी की सारी क्या है? बाद की है। तो ऐसे केस में अपन बात करते हैं एनुअल प्रीमियम चेकआउट करो, देखो 10% के अंदर है क्या? 50 लाख का 10%, कोई दिक्कत नहीं, 550। तो इसको तो लिमिट के बाहर रखना है, इसको 5 लाख की लिमिट में नहीं लेके आना है, 10% की चेक करनी है, क्योंकि वो लिमिट आई है आपके विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 को। फिर इसमें 10 लाख है तो उसका 10% 1 लाख है, 35 लाख का 10% 350 है, और 60 लाख का 10% 6 लाख। लिमिट में तो सारी सारी है। तो मैं यहां पर जो प्लानिंग करूं ना स्टूडेंट, तो वो प्लानिंग करने के साथ साथ ये आप बता रहे देखो यहां तक तो 10%, ये तो पूरा का पूरा बाहर रहेगा, ये पूरा का पूरा बाहर रहेगा आउटसाइड, ये तो आपके पहले की है, तो इसको तो आपको कवर ही नहीं करना है, ये तो आउटसाइड रहेगी। एग्रीगेट करके देखना है तो इन दोनों का देख लो आप, क्योंकि वो तो लिमिट से के अंदर कब है भाई, सीधा सीधा प्रोविजन ही बाद में है, तो यहां 1 अप्रैल 2023 से रखना है। तो ए बी सी तीन पे फोकस करना है अपन को, ये तो 10% होते हैं एग्जाम को क्या। यहां एग्रीगेट में करता हूं, देखो प्लानिंग करता हूं 350 और 1 लाख 450, ये दोनों एग्जाम हो जाएंगे, ए और बी एग्जाम कर दो। सी जो है वो 5 लाख से ऊपर है, टैक्सेबल करनी पड़ेगी, 5 लाख से ऊपर है स्टूडेंट, आपको इसे टैक्सेबल करना होगा। देख लो आप एक बार बना के। अब इसके बाद ये कहता है जो पॉलिसी पहले की है इश्यू, अर्लियर एग्जाम्प्ट एलिजिबल LIP EEE LIP, जिससे अपन बात करते हैं इसकी भी क्वेश्चन करा देता हूं, सिंपल सी चीजें, जैसे आपके जो पहले से आप एग्जाम्प्ट हैं, एग्जाम्पल 8, डेट ऑफ इश्यू 1 अप्रैल 2023, ये 1 अप्रैल 2023 को पहले इशू हो चुकी, ये कब इशू हुई है? 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024। तो स्टूडेंट देखो इसमें अपन बात कर रहे हैं, ये पॉलिसी आपके अलग हो गई, पहले की है, ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 की है। तो ये तो पहले की पॉलिसी, लेकिन है तो कब? प्रोविजन आने के बाद की है, 1 अप्रैल 2023 की पॉलिसी कब की है? 1 अप्रैल 2023 की। ये 450 है तो इसको तो एग्जाम कर दो, बाकी की जितनी भी पॉलिसी का अमाउंट है ये सारा क्या रहेगा? टैक्सेबल, क्योंकि इसको मैंने एग्जाम्पशन दे दी, तो इनको एग्रीगेट करता हूं 250, इसको इससे एग्रीगेट करता हूं 550, इसको इससे करता हूं लाख, तो ये तो आके हो ही नहीं सकती ना, तो सिर्फ कौन सी एग्जाम्पशन हो सकती है? 450 वाली। तो 450 को एग्जाम्पशन दे दो, और बाकी के ए बी सी आपके टैक्सेबल रहेंगे, उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो कंसिडरेशन रिसीव अंडर द LIP A, LIP B, LIP C would not be exempt under section 1010D जब आपको ये पैसा मिलेगा 34, 35, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर उसके एक साल आगे होगा, असेसमेंट ईयर उसके एक साल आगे होगा। तो ये हमारे इस केस में प्रोविजन बता रहा है, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 9, LIP है X A B C, क्लियर है, X है, A है, B है और C है। तो देखो ये आपके अगेन पहले इश्यू हुई है, ये आपके 24 में 24, ये भी लेकिन प्रोविजन आने के बाद इश्यू हुई। तो एग्रीगेट करके देखता हूं यहां पर 250 एंड 2 लाख, 450 का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मैं इसको करूं 250 प्लस 250 5 लाख तक मुझे एग्जाम्पशन मिल सकता है। अपन जो एग्जाम्पशन ले सकते हैं वो 5 लाख तक एग्जाम्पशन ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं एग्रीगेट करूं 250 प्लस 250 5 लाख तक का अमाउंट मैं क्या कर लूंगा? एग्जाम्पशन में क्लेम कर जाऊंगा। अब 5 लाख तक का एग्जाम्पशन के लिए क्लेम कर लिया, तो
मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा, देखो ये दोनों करूं तो 4.5 लाख का बेनिफिट होगा 450 का, 250 प्लस 2 लाख 450, इस दोनों करता हूं तो भी 450, तो पहले तो इसको कर लिया, तो अब मैं 250 इसको यानी एक्स और बी का जोड़ा बनाऊं वो ज्यादा अच्छा है, यानी जो पेयर बनेगा वो आपके लिए मोर बेनिफिशियल कौन सा है, एक्स और बी, क्योंकि ए और बी बनाता हूं तो 450 बनेगा, एक्स ए बनाता हूं तो 450 बनेगा, तो जो आपके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है एक्स एंड बी, ये तो सी तो टैक्सेबल ही रहेगा, तो ये हमारा इस किस्म का था। In this consideration received under the LIPB is claimed to be exempt as aggregate of the annual premium payable for LIP X and B did not exceeding 5 lakh, क्योंकि ये 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इस पर अपन बात करें for any of the previous year for the consideration received under the LIP, क्लियर है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा आपके लिए पेयर दिखाई दे जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10, एक्स वाई ए बी सी, तो इस केस में आ रहा है एक्स वाई ए बी और सी, ये इस चीज के अंदर आपके बता रहा है, तो डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, ये इस केस में आ रहा है डेट ऑफ इशू। तो अब इस केस के अंदर अपन देखें स्टूडेंट, यहां पर देखो एक तो एक्स और वाई ये तो पिछले साल की है एक तरह से, ये 24, 24, 24, अब मुझे पेयर जो बनाना है यहां पर देखो 2 लाख और 2 लाख, 10% में तो सारे देखो 20 लाख का 10% 2 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, 30 लाख का 10% 3 लाख और 6 लाख का 10% दिस वन। अब देखो यहां पर जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है तो मैं प्रीमियम देखूं तो एक तो ये ले लूं एक्स और एक ले लूं यहां पर वाई, लेकिन 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा, यदि मैं इनको देखूं तो मेरे लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन है या तो इन दोनों को पेयर को जोड़ एग्जाम्पशन ले लूं, इनको एग्जाम ना कराऊं या इसको करा लूं और इसको करा लूं एग्जाम्पशन, तो ये आप आपकी चॉइस है कि आप किसके अंदर ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, मोर बेनिफिशियल रहोगे, ये आपका चॉइस है। तो आपको जो कॉम्बिनेशन तैयार करना है एक्स और बी वन कर लो या वाई और बी कर लो या फिर ए और बी कर लो, बी तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिट आपको रहेगा, क्योंकि बाकी तो 2 लैक्स की हैं, तो वो यदि कॉम्बिनेशन कराते हो तीनों को जोड़ते हो 6 लाख हो जाएगा, तो 5 लाख तक की एग्जाम्पशन ले सकते हो, तो ज्यादा मोर बेनिफिशियल है या तो ए बी कर लो या एक्स बी कर लो या एक्स की जगह फिर वाई ले लो और वाई बी कर लो, ये आपके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। The consideration received under the LIP A, B, C would not be exempt 1010D in the previous year 36 यदि आपने इन दोनों को एग्जाम्पशन पहले कर लिया हो। तो सिंस एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पेबल फॉर दिस 3 पॉलिसी LIP X को कराऊं या Y एक्सीडिंग ₹5 लाख, केस में आपको बता रहा है, क्लियर है? तो हमें जो एग्रीगेट देखना है, जो हमारा एग्रीगेट देखना है वो इसके अकॉर्डिंगली आपको लेते हुए चेक करना होगा। इसके बाद अपन देखते हैं आगे स्टूडेंट, अल्टरनेटिव ये अप्रोच दे रखी जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हो, एक्स बी वाई बी या ए बी, तो ये आपके लिए एग्रीगेट करने में आपके हेल्पफुल रहेगा। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम LIP अंडर सेक्शन 56(2) और ये आपके 13 में इंसर्ट करा दिया गया। तो ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम LIP, तो इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो अमाउंट मिलेगा यदि वो टैक्सेबल हो रहा है तो इस तरह से आपकी टैक्सेबिलिटी कर देगा। वेयर एनी सम इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट अलोकेटेड बाय वे ऑफ द बोनस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन सम रिसीव अंडर द यूलिप, यूलिप को छोड़ दीजिएगा, रिसीव अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज, इनको छोड़ के आपको बता रहा है। तो ये आपके दी एग्रीगेट अमाउंट जो टैक्सेबिलिटी की वैल्यू आ रही है तो उसके लिए यहां पर बात कर रहा है और वो टैक्सेबल आपको कर जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेक्शन याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर आप कर दीजिएगा सेक्शंस को। तो ये हमारे इस क्वेश्चन कंसेप्ट स्टूडेंट आपके बता रहा है।
ये इसकी कैलकुलेशन आपको बता रखा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किस तरह से करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 टू आपके 56 टू 13 के अंदर। तो वेयर द सम इज रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट प्रीवियस ईयर के, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब the sum or aggregate of sum received under the LIP during the first previous year. B. Aggregate of the premium paid during the term of the LIP till the date of the receipt of the sum in the first previous year that has not been claimed as a deduction under any other provision of this act. तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है, तो A माइनस बी करके लेना है। फिर इसके बाद ये कहता है sum is received under the LIP during the previous year subsequent to the first previous year, तो subsequent previous year, तो C minus D, where sum or aggregate of sum received under the LIP during the subsequent previous year, तो C minus D उस केस में आपके कवर हो जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, जो कि एग्रीगेट आपके प्रीमियम का अमाउंट मिल रहा है उसमें से जितना अमाउंट आपने दे रखा है वो लेस करके वो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, और वो आपको टैक्सेबल कर देना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो सम इज रिसीव फर्स्ट टाइम, देखो मैंने लिखा अंडर द LIP या ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, इनकम चार्जेबल टू टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द सम इज रिसीव्ड, इनकम A माइनस बी, ए का मतलब है एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, और बी जो एग्रीगेट प्रीमियम पेड, आपने जो प्रीमियम पे करा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द LIP, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द LIP, तो 56 टू 13 के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमारे इस केस में कह रहा है, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 13 के साथ बता रहा है, लेकिन इसमें से हटा देना अदर देन यूलिप और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको आपके चार्जेबल या टैक्सेबल नहीं करना है, इनको हटा के हमें देखने के लिए कवर करता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में पूरा का पूरा जो इतना थ्योरी लिखा हुआ है वो समरी आपको शॉर्ट करवा दिया, तो दिस इज शॉर्ट समरी, तो पूरा का पूरा शॉर्ट समरी के साथ मैंने इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है, तो पूरा का पूरा शॉर्ट समरी के साथ इसको कवर कर दिया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। Where the sum is received under the LIP during the subsequent previous, subsequent यानी आगे के सालों में, तो C माइनस D, C का मतलब एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव अंडर द LIP during the subsequent previous year, during the subsequent previous year, so C is equal to aggregate of the sum received under the LIP during the subsequent previous year, उसमें से लेस कर देना D, aggregate premium paid during the term of the LIP, तो aggregate amount जो आप क्या रहा है उसको आप हटा दीजिएगा ड्यूरिंग द LIP, तो लेस करने के बाद इनकम अंडर सेक्शन 56 टू 13 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये अमाउंट आपके टैक्सेबल होने के लिए कवर करता है। तो ये जो आपके लिख रखी इतनी थ्योरी, उसका पूरा का पूरा क्रक्स मैंने आपको इसमें दे दिया, तो जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वो ये आपके लिए काम का है। तो यहां पर ये स्टैट्यूटरी अपडेट थोड़ा सा आपके लिए इसलिए है कि ये नया ऐड हुआ है, आपके स्टैट्यूटरी मटेरियल में नहीं है, ये सारे एग्जांपल आपके स्टैट्यूटरी अपडेट में दिए गए हैं, तो ये आप स्टैट्यूटरी अपडेट देखोगे तो स्टूडेंट वहां से आपके कवर पूरा का पूरा आपके कवर कर लेगा, तो स्टैट्यूटरी अपडेट से आपको कवर करना है। ये अमाउंट आपके 92DA के साथ उन्होंने कहा गया, एक सिंपल सा प्रोविजन आपके इंसर्ट किया गया है। ये आपका क्या है, आप देखोगे कि 194A के अंदर इसमें कवर किया गया कि आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है, और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 40,000 तक का अमाउंट है तो एग्जम्प्ट होता है, उससे ऊपर अमाउंट होता है तो टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है 194A के अंदर, 194A के अंदर। उसी सेक्शन के अंदर उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। तो उन्होंने कहा गया कि यदि महिला सम्मान के अंदर कोई एफडी कराता है तो उस एफडी का जो इंटरेस्ट आएगा ना, उस पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, कहां तक, 40,000 तक। और ये महिला सम्मान के अंदर जो आप एफडी कराओगे वो वैल्यू होगा 2 लाख इन द नेम ऑफ द वुमेन, और किसके नाम से होगी, वुमेन के नाम से होगी,
और उस पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया गया है 7.5% पर एनम, और उस पर स्टूडेंट वहां पर इंटरेस्ट रेट रहेगी 7.5% पर एनम कंप्यूटेड क्वार्टरली। और जैसे एफडी पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है क्वार्टरली, तो मैंने भी इसको इतना नहीं, आप सिंपली ये समझिएगा, शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, पूरा स्टडी करने के लिए शॉर्ट लैंग्वेज आपको यूज करते हैं, इन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ ये पढ़ लेना। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 ईयर। कितनी बार होगी? वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए ये बेनिफिट उन्होंने अवेलेबल करा है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 के अंदर ये अवेलेबिलिटी उन्होंने दी गई है। तो मैक्सिमम डिपॉजिट अप टू कहां तक करा सकते हैं? 2 लाख तक के लिए ही बेनिफिट है। और ये जो किसके नाम से होगा? या तो वुमेन के नाम से या गर्ल्स के नाम के। महिला सम्मान है तो डेफिनेटली वुमेन या गर्ल्स के नाम से होगा। फिक्स इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा 7.5% पर एनम, क्वार्टरली कंपाउंडेड है। नो टैक्स अंडर सेक्शन 194A डिडक्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस, और उसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड नॉट एक्सीडिंग 40,000, जो कि 40,000 से ज्यादा नहीं है। 40,000 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं डिडक्ट होता, तो उन्होंने कहा वहां पर आपके टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे 40,000 तक। ये उन्होंने कंसेप्ट आपको बताया गया था, यानी 40,000 तक का अमाउंट आपके टीडीएस के लिए डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर ये कुछ आपके प्रोविजंस हैं, ये मैं आपको क्या है आपके बता रहा हूं। 194BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, ये आपको मैंने क्लास में बता रखा है 30% टैक्स लगता है, लेकिन यहां पर ऑनलाइन विनिंग के ऊपर जो 30% टैक्स लग रहा है ना स्टूडेंट, ये 30% आपके, ये जो 30% आ रहा है ये किसके ऊपर लग रहा है? नेट विनिंग के ऊपर लग रहा है। तो जो अमाउंट आप अकाउंट से विड्रॉ करोगे, नेट अमाउंट, उसमें जितना अमाउंट आपने खुद ने अपना पैसा लगाया है और फिर डिफरेंस अमाउंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के लेके जा रहे हो, जो आपने अपना पैसा लगाया वो, लेकिन आपको मिल रहा है उससे एक्सेस अमाउंट, तो नेट विनिंग पे 30% चार्ज करने के लिए बता रहा है। लेकिन इसमें छोटी छोटी रिमूव करने के लिए, डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए प्रोविजन लेके आया कि आपके नेट विनिंग में चाहे 10 रुपए भी ले रहा है तो भी टीडीएस कट रहा था, 100 रुपए ले रहा है तो भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, या इस तरह से है। तो इस सिंपल लिटिगेशन को हटाने के लिए उन्होंने यहां पर प्रोविजन दिया गया कि यदि 100 रुपीज तक की विनिंग है तो स्टूडेंट उसके ऊपर आपके टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी जब तक वो 100 रुपीज तक है। 100 रुपीज से ऊपर हो तो टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, लेकिन वहां पर जो डिडक्टर है उसको इंश्योर कर लेना है कि टैक्स पूरा जमा होना चाहिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान नहीं होना चाहिए, टैक्स पूरा जमा होना चाहिए। ये उन्होंने एक कंसेप्ट दिया गया। तो देखो इसमें अपन प्रोविजंस आप देखोगे तो यहां ये प्रोविजंस को आप अच्छे से देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ द गेमर्स, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गेमर्स, बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ गेमर्स हु प्ले विथ वेरी इनसफिशिएंट अमाउंट एंड विड्रॉ आल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट। यानी ऑनलाइन गेमिंग खेलते, जैसे आपने देखा ड्रीम 11 पे लोग बात खेल रहे हैं, 10 रुपए जीत लिए, किसी ने 50 रुपए जीत लिए, किसी 100 रुपए जीत लिए, तो ऐसे केस में डिडक्टर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो हर किसी का टीडीएस काट के जमा कराएं। तो इसके लिए उन्होंने इस पे बेनिफिट दिया गया कि यदि इस तरह से कोई आपके है तो डिडक्टर को रिलैक्सेशन दिया कि 100 रुपीज तक वो टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन उसे इंश्योर कर लेना है कि टैक्स पूरा जमा होना चाहिए। यदि आगे कभी उसका और जीतने की उम्मीद है तो तब उस टाइम डिडक्ट कर ले। 100 रुपीज तक का है तो इसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का 90 हुआ और वो बाहर निकल गया और टैक्स नहीं कटा, टैक्स तो पूरा लगेगा। कोई थ्रेशोल्ड नहीं है टैक्स जमा होना चाहिए, लेकिन डिडक्टर को यहां एक उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आप किसी का एग्रीगेट अमाउंट 100 रुपीज तक हो तब वो टीडीएस काटो, छोटे अमाउंट को वो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन टैक्स अमाउंट पूरा जमा होना चाहिए। ये चीज और जोड़ दी गई। तो देखो, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गेमर हु प्ले विथ इनसफिशिएंट अमाउंट एंड विड्रॉ आल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट, डिडक्टिंग टैक्स इट सोर्स अंडर सेक्शन 194BA for such insufficient withdrawal would increase the compliance of tax deductor. Can there be relaxation to easy compliance? तो इस केस में कह रहा है tax may not be deducted on the withdrawal on satisfaction of all the following condition, namely
नेट विनिंग, पहली चीज पर अपन बात करें नेट विनिंग, कंप्रेसिंग इन द अमाउंट विड्रॉवल डज नॉट एक्सीडिंग 100 इन ए मंथ, 100 रुपए से कम है इन ए मंथ. Tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when the net winning comparison in the withdrawal amount is 100 in the same month. या फिर subsequent month, or if there is no such withdrawal at the end of the financial year. The deductor undertake responsibility of pay. देखो ये लाइन जोड़ दी गई, very important. The deductor undertake responsibility of paying the difference if balance in the user account the limit of tax deduction under section 194BA is not sufficient is discharge the tax deduction liability. तो ये उन्होंने एक अच्छी लाइन उसमें जोड़ दी गई, तो उसको ये इंश्योर कर लेना है कि उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी बचनी नहीं चाहिए, पूरा अमाउंट उसको जमा हो जाना चाहिए, ये चीज उन्होंने इसमें बताया गया है. तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक स्टूडेंट. नेट विनिंग इज इन द काइंड्स, यदि आपकी जो नेट विनिंग काइंड्स में मिल रही है, समझना काइंड्स में, जैसे कई बार होता है कि आपका जो विनिंग्स है वो रिलीज आप जैसे कार दे रहे हो, मोबाइल फोन दे रहे हो काइंड्स में, तो अब मोबाइल को 30% डिडक्ट करके थोड़ी काटेगा, तो जो देने वाला है उसको ये इंश्योर कर लेना है, उससे ये इंश्योर कर लेना है यदि कैश का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, टैक्स डिडक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसका अमाउंट जितना भी बनता है उतना अमाउंट का वो पहले एडवांस टैक्स का चालान जमा करवा ले उससे, और एडवांस टैक्स जमा कराने के बाद ही उसे क्या करना है, विनिंग रिलीज करनी है. ये डिडक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी की. या पार्टी इन कैश और पार्टी इन काइंड्स है, और कैश का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, कैश का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो डिडक्टर को अपने आप को इंश्योर करना है कि जो टैक्स गवर्नमेंट का बनता है वो पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिट हो गया. तो पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सेल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स ensure that tax has been paid of the net winning. तो पूरा का पूरा टैक्स जमा हो चुका है नेट विनिंग का, ये उसे अपने आप को इंश्योर करके फिर विनिंग को रिलीज करनी है. इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ विनिंग इन ए काइंड्स, तो ये थ्योरी लिख रखी है मैंने, पूरा का पूरा आपको अच्छे से लिख रखा है. वैल्यूएशन ऑफ विनिंग इन द काइंड्स कैसे करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे. इसके बाद परचेज द विनिंग, यदि हम परचेज करके फिर विनिंग को रिलीज कर रहे हैं, परचेज करके फिर विनिंग को रिलीज कर रहे हैं, तो परचेज प्राइस, तो उसमें क्या लेनी है हमें, परचेज प्राइस आपको लेनी होगी. लेकिन यदि अपन बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर है ऑफ सच आपके आइटम्स, यदि वो खुद मैन्युफैक्चरर है इन आइटम्स का, तो प्राइस दैट इज चार्ज टू इट्स कस्टमर, जो प्राइस उसके कस्टमर से चार्ज कर रहा है वो लेना है. तो प्राइस दैट इज चार्ज टू इट्स कस्टमर, इसके कस्टमर से जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है वो आपको इसमें लेना होगा. ये चीज इस केस में आपके स्टूडेंट बता रहा था, जो भी इस तरह से कस्टमर से चार्ज कर रहा है तो वो अमाउंट आपको इसमें लेना होगा. क्लियर है आई थिंक. ये आपके छोटे छोटे मैटर हैं जो आपके टीसीएस के लिए आपके आए थे, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, जो कि क्लास के अंदर रहे हैं, तो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी करा रखा है, ऑलरेडी आपके साथ क्लास में डिस्कस कर रखा है, वही चीजें हैं. तो यदि बिफोर 1 अक्टूबर 2023 से पहले है, बिफोर 1 अक्टूबर 2023 से पहले है, और OTPP ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की मैं बात कर रहा हूं, 5% रेट हुआ करती है. ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की अपन बात करें तो ऐसे केस में 5% रेट हुआ करती है. तो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 से यहां पर रेट को बाइफरकेट कर दिया. यदि अप टू 7 लाख है, अप टू 7 लाख है, तो टीसीएस का रेट होगा 5%. टीसीएस का रेट क्या होगा, 5%. ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023, ऑन और अक्टूबर 1 अक्टूबर 2023, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 से दो रेट हो गई, 7 लाख 5% और 7 लाख के ऊपर 20%. 7 लाख के ऊपर 20% का रेट वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा. इसके बाद एलआरएस स्कीम की बात करते हैं, लिबराइजेशन रेमिटेंस स्कीम. यदि एजुकेशन एंड मेडिकल, ये वर्ड है एजुकेशन या फिर मेडिकल, या फिर एजुकेशन एंड मेडिकल दोनों के लिए भी बात करें, अप टू 7 लाख है, 7 लाख तक है, तो कोई टीसीएस नहीं, कोई टीसीएस नहीं है, क्योंकि एजुकेशन और मेडिकल के लिए कोई टीसीएस नहीं. लेकिन 7 लाख के ऊपर है रेमिटेंस, तो स्टूडेंट टीसीएस की रेट होगी 5%. तो फिर टीसीएस की रेट क्या हो गई, 5%. एक्सेस ऑफ फीस 7 लाख, एक्सेस ऑफ फीस 7 लाख.
अदर पर्पज अपन रेमिटेंस कर रहे हैं, अपन अदर पर्पज से रेमिट कर रहे हैं, तो अप टू ₹7 लाख है तो नील, अप टू ₹7 लाख है तो क्या होगा, नील। और अदर पर्पज में यदि अपन बात करते हैं 7 लाख के ऊपर है, तो ऐसे केस में बिफोर 1 अक्टूबर 2023 तो आपके कह रहा है टीसीएस की अपन बात करें यहां पर 5% इन एक्सेस ऑफ द 7 लाख। और अब 1 अक्टूबर 2000 यहां पर आ रहा है 1 अक्टूबर 2023 से रेट हो जाएगी 20%, 7 वाली यानी 5% वाली 20 में चलेगी, 5% वाली रेट किसमें चल जाएगी, 20% में। 7 लाख तक तो पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा। 7 लाख तक तो पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा। चेंजेस कहां है, 7 लाख के ऊपर। तो ऐसे केस में बिफोर 1 अक्टूबर 2023 रेट थी 5%, नाउ ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 ये रेट हो जाएगी स्टूडेंट 20%। 20% की रेट इस केस में आपके आ जाएगी। तो ये रेट कितनी जाएगी, 20% इस केस में आपके आ जाएगी। क्लियर है। फिर इसके बाद कहते हैं जो अपन ने पढ़ा था एटीई, एजुकेशन लोन ले रहे हैं फॉर हायर स्टडीज। एटीई जो हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं फॉर द हायर स्टडीज, एजुकेशन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज की मैं बात कर रहा हूं। तो रेमिटेंस आउट ऑफ द लोन ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 80E फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग एनी एजुकेशन अप टू 7 लाख तो नील है, अप टू 7 लाख है तो नील है। और इसके बाद अबव 7 लाख है तो टीसीएस क्रिएट हो जाएगी। ये लोन है और साथ में एजुकेशन के लिए 0.5% है, 0.5% है अबव ₹7 लाख, यानी 7 लाख तो नहीं है, 7 लाख तो नहीं है नील। और 7 लाख के ऊपर रेट क्या गई स्टूडेंट, 0.5% एक्सेस ऑफ ₹7 लाख, एक्सेस ऑफ ₹7 लाख ये रेट इस केस में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 0.5% एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। तो ये आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, ये मैंने सारे के सारे आपको करा दिए, आपके सारे आपको करवा रखे हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। और ये मैंने सारे क्लास में आपको डिस्कस करे हुए हैं। एजुकेशन के लिए जैसे आपके आउटसाइड ऑफ इंडिया जा रहा है तो जाने का फ्लाइट का टिकट है, ट्रेवलिंग हो गया, वहां स्टे कर रहा है उसकी है एजुकेशन की फीस हो जाएगी। मेडिकल के लिए मेडिकल के हो जाएंगे, जाने के फीस हो जाएगी, है ना, ट्रेवलिंग हो जाएगा, वहां पर मेडिकल के हॉस्पिटल के एक्सपेंस हो जाएंगे, वो चीजें इसमें हैं। और आपके ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में कहता है कि ये 2 एक्टिविटी कवर हुई तो ओटीपीपी में कवर हो जाएगी। एक तो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट, दूसरा आ रहा है होटल अकोमोडेशन विद और विदाउट फूड, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, विद और विदाउट फूड, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। इसका एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर और रेटिंग देयर टू। तो ओटीपीपी पैकेज इंक्लूडिंग एक लिस्ट टू, ये आपके लाइनें आ रही हैं, तो उस केस में ओटीपीपी में कवर हो जाएगी, ओटीपीपी में उसे कवर कर जाएंगे। इसके बाद यहां पर रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर में अपन बात करते हैं, थोड़ा सा स्टेटरी अपडेट यहां पर है। एवरी पर्सन जो कि बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, किस किस की बात करें, एवरी पर्सन जो कि आपके दिखाई दे रहे हैं, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। कैश की अपन बात कर रहे हैं, डिपॉजिट अपन कराएं या फिर विड्रॉ कराएं, वन और मोर अकाउंट इफ द एग्रीगेट अमाउंट इन ए फाइनेंशियल 20 लाख और मोर है, 20 लाख या उससे ज्यादा है, 20 लाख या उससे ज्यादा है, तो उस केस में वहां पर आपके ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो एवरी पर्सन इस केस में आपके रिक्वायर्ड दे दिया गया। पैन के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया गया एज पर सेक्शन 139(1)(7) रीड विथ रूल दिस वन, एवरी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड ए पेन हैज टू अप्लाई फॉर द पेन इफ इंटेंड टू। उस पर्सन को आपके लिए पेन के लिए अप्लाई करना होगा, पेन है जब तो ठीक है, नहीं तो अप्लाई करना होगा। डिपॉजिट वन और मोर अकाउंट इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन ए फाइनेंशियल ईयर 20 लाख और मोर, या तो डिपॉजिट हो रहा है या फिर विड्रॉ हो रहा है, तो डिपॉजिट हो रहा है स्टूडेंट या फिर विड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से आपको बता रहा है ओपन ए करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट, ओपन द करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट, तो वहां उसे पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो पैन नंबर के लिए एप्लीकेशन देने की रिक्वायरमेंट आ जाती है।
तो ये इस केस में आपके बता रहा है, लेकिन उन्होंने कहा गया इनको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। The CBT write the notation amended rule this one, provided that person is not required to apply pen or quote pen in this case. कौन किसको? Where the person making the deposit or withdraw of an amount otherwise than by way of cash as per 1 and 2 above, or open a current account not being cash credit account as per 3rd above in a non-resident, not being a company or a foreign company, not being a company and foreign company. Transaction is enter into with a IFSC banking unit जो कहां पर लोकेटेड है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC में लोकेटेड है। और such non-resident not being a company or a foreign company does not have any chargeable to tax in India, जो कि चार्जेबिलिटी नहीं है उनकी इंडिया में, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो स्टूडेंट आपके चेंज के आपकी स्टेटरी अपडेट ही हैं। इसके अलावा देखो आपके जो आरटीपी आई है आपकी, उसमें भी थोड़ा सा अपडेट आया है। आरटीपी की मैं बात करता हूं, एक प्रिंटिंग का एरर है, मैं आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं आरटीपी का। ये तो आपका ये हो गया, आरटीपी लेते हैं अपन। उसमें एक जगह स्टेटरी लिमिट में थोड़ा सा चेंजेज है, उसको आपको समझना है स्टूडेंट। आरटीपी जो आपका क्वेश्चन है कि किस किस पर्सन को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो मैंने आपको बताया था सेल्स टर्नओवर ग्रॉस 60 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर है, तो उसे रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो वहां प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, 50 लाख है, तो काफी बच्चों का मेरे पास कॉल मैसेज आ रहा है। तो आप स्टूडेंट परेशान मत होना, वो आंसर में 60 लाख है, मैं अपडेटेड करके आपको इसमें ऐड कर देता हूं, है ना। या आप दिस वन, ये वाला आपका क्वेश्चन है। आरटीपी जो सितंबर 2024 है, वहां से अपन बात कर रहे हैं। दिस वन योर आंसर मैं लगा देता हूं। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इससे। ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, मैं आपको ये करेक्शन करा रहा हूं, बाकी का तो ये क्वेश्चंस परफेक्ट है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, आप देख लीजिएगा इसको। मैं कर देता हूं आपके। जो ये यहां पर लिमिट दी गई है 50 लाख वाली, 50 लाख, तो स्टूडेंट ये 50 लाख नहीं है एक्चुअल में, ये है 60 लाख। तो ये लिमिट आपको 60 लाख यूज करनी है, 60 लाख आपकी लिमिट है, क्लियर है। तो ये 50 लाख नहीं है। इफ एन इंडिविजुअल
has total sales turnover gross sale. एज केस में भी इन द बिजनेस एक्सीडिंग ये आएगी 60 lakhs during the previous year, he would be required to file return of income even if his total income does not exceeding the basic exemption limit. ये 65 लाख है, उसके साथ आपको दिखना है. ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, काफी बच्चों का है कि सर आपने 60 लिखाया था, आरटीपी में 50 आया है, तो उन बच्चों के लिए है ना. तो अपना करेक्ट है, आगे लीजिएगा, तो कंफ्यूज मत होना. एक कैपिटल गेन के अंदर एक अपडेट और आ गया है, कैपिटल गेन का और देखिएगा आप. मैं कैपिटल गेन ले लेता हूं आपके लिए, याद होगा आपको कैपिटल गेन अपन ने पढ़ा था. कैपिटल गेन तो यहां पर स्टूडेंट आपको याद होगा मिथुन वाला क्वेश्चन कराया था मैंने. मिथुन, ये रहा सॉल्यूशन है ये. तो इसका अपडेशन देख लो, अपडेट आ गया है इसका. इसमें थोड़ा अपडेट आ गया है, तो इसको मैं अपडेशन के साथ करा रहा हूं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें अपडेट है, अपडेट को आप देखिए. यहां पर मिस्टर मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ मैसर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड 1st of April 2007 at the rate of 1000 per shares in a public issue of the company paying security transaction tax. Company allotted bonus shares in the ratio 1:1, यानी 1 के बदले 1. तो यहां 100 इक्विटी शेयर्स हैं, तो इक्वल हो जाएंगे 100 इक्विटी शेयर्स बोनस. ये तो ओरिजिनल थे और ये बोनस. ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है. यहां पर इसने डिफॉल्ट स्कीम को यूज किया है. ये सारी चीज क्वेश्चन तो चलो मैंने आपको बता रखा है, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा. यहां पर जो रिबेट वाली पोजीशन पे है ना, वहां आते हैं अपन. आपके क्वेश्चन का रखा है न्यू टैक्स रिजिम से. किससे कर रखा है? न्यू टैक्स रिजिम से. स्टूडेंट समझना, न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC. तो अभी उन्होंने इसमें स्टेटरी अपडेट डाल दिया और उन्होंने कहा गया कि जो आपका रिबेट है ना, ओल्ड स्कीम में तो मिल जाएगा स्पेशल रेट पे, तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो भी आपके आ रहा है उस पर रिबेट नहीं मिलेगी. तो रिबेट नॉट अवेलेबल. तो क्या डाला उन्होंने अमेंडमेंट? तो अब आपको नोट लिखना है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल ऑन स्पेशल रेट ऑफ इनकम. तो ये सारी की सारी क्या है? स्पेशल रेट के साथ दिखाई दे रही है, तो स्टूडेंट उसको रिबेट नहीं मिलेगी. अब उसको रिबेट नहीं मिलेगी, तो यहां जो अपन बात करें दिस द स्पेशल रेट ऑफ इनकम, जो ये रिबेट दी थी, दिस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेट हो रही है 111A पे स्पेशल रेट, दिस द स्पेशल रेट. तो ये स्टूडेंट नहीं मिलेगा, तो जो अमाउंट आएगा ये ही आ जाएगा 24,300. एंड देन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो बहुत अच्छा अपडेट है, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो एग्जाम में आपसे स्टूडेंट गलती हो सकती है. 4%, हालांकि मैंने क्लास में बता दिया था इसको भी हल्का सा, जिन बच्चों ने देखा. 25,272, नाउ राउंड ऑफ 25,270.
तो ये ध्यान रखना, जो रिबेट दे रहे थे अब इस पे नहीं मिलेगी। ओल्ड स्कीम में तो मिलेगी, ओल्ड स्कीम में मैंने कराया था ना उसका तो मिलेगा, लेकिन इस पे नहीं मिलेगी, न्यू टैक्स स्कीम में नहीं मिलेगी। ओल्ड स्कीम में तो स्पेशल रेट पे मिल जाएगी। मैंने बात किया न्यू टैक्स स्कीम 115 BAB में स्पेशल रेट पे रिबेट आपको नहीं मिलेगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये भी एक आपके अमेंडमेंट आ गया बुक्स के अंदर। क्लियर है? तो ये आपके जितने भी इनकम टैक्स के स्टूडेंट आपके अपडेट थे, स्टेटरी अपडेट, वो मैंने करा दिया। जो करेक्शंस थे वो भी मैंने आपको करा दिया। आई थिंक आपको सारे जो चीज क्लियर थे, डाउट्स वो क्लियर हो गए मैं आपके जनवरी 2025 एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।